नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अलग अलग राज्यों में चुनावी यात्राएं निकाल रही है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की आज अहम बैठक होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी बीजेपी महामंत्रियों को बैठक में बुलाया है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन होगा। इसके अलावा बीजेपी की चुनावी यात्राओं को लेकर फीडबैक भी लेंगे। वहीं आज की मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और बता दें कि आज बीजेपी की अहम बैठक है जिसमें राष्ट्रीय मंत्री जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। बता दें कि चुनावी राज्यों को लेकर वो चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि नड्डा आज एक अहम बैठक कर रहे हैं जिसमें रैलियों को लेकर चर्चा की जाएगी और सभी लोगों से पार्टियों की जो कामें चल रही, जो भी जन रैलियां हैं, चाहे वो जो कार्यक्रम है, सभी का आज फीडबैक लेंगे। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अलग अलग राज्यों में चुनावी यात्राएं निकाली जा रही हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी की आज अहम बैठक होगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी बीजेपी महामंत्रियों को बैठक में बुलाया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी की चुनावी यात्राओं को लेकर फीडबैक भी लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज देखिए नड्डा ने अहम बैठक बुलाई है जिसमें बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों की जिस तरीके से यात्राएं या चुनावी यात्राएं निकाली जाएंगी उनका आज फीडबैक लेंगे। तो बता दें कि आज चुनावी यात्राओं को लेकर फीडबैक लेंगे। जेपी नड्डा ने अहम बैठक बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा हो। अलग अलग राज्यों के आज महामंत्री शामिल होंगे इस बैठक में और ये बैठक आज काफी अहम मानी जा रही है। तो बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी आज बड़ी मंथन करने वाली है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसमें शामिल होंगे। नड्डा ने महामंत्रियों की बैठक बुलाई है और अलग अलग राज्यों के महामंत्री इसमें शामिल होंगे। तमाम तरह की आज रणनीति भी बनाई जाएगी और सबसे फीडबैक भी लेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं गौरव श्रीवास्तव की तरफ। गौरव, जेपी नड्डा ने अहम बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों के महामंत्री बुलाए जाएंगे और इस बैठक में फीडबैक भी लेंगे और नई रणनीति भी बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर नंदिनी जी चुनाव पास आ गए हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव है। हालांकि मिजोरम के लिए तो तैयारी नहीं है, पर ये 4 राज्य हैं। यहाँ पर बीजेपी बड़ी मजबूती से लड़ने जा रही है। जहाँ पर अगर बात करें तो एक राज्य में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और 2 राज्यों में सरकार यहाँ पर इनकी नहीं है। तो यहाँ पर तैयारियों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत करना है। इसके अलावा जो तमाम तरह की रैलियाँ निकाली गई, जो रोड शो निकाले गए हैं, जो काम हुआ है, उसका आज फीडबैक लिया जाएगा और सभी यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ पर शामिल होंगे। चाहे हम तरुण चुग की बात करें, चाहे हम सुनील बंसल की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, अरुण सिंह की बात करें, दुष्यंत कुमार गौतम की बात करें, यहाँ पर सभी लोग शामिल होंगे और सबसे यहाँ फीडबैक लिया जाएगा और आगे की रणनीति पे यहाँ चर्चा की जाएगी। जी देखिए, जिस तरीके से बीजेपी अपनी अहम बैठक कर रही है आज, तो क्या कुछ लगता है अलग अलग राज्यों में और क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो रणनीति बीजेपी ने निकाली है उसने कहीं ना कहीं सबको चौंका दिया है। देखिए जो मध्य प्रदेश की रणनीति है वो नंदिनी पहली नहीं है। इसके पहले बीजेपी ये फॉर्मूला त्रिपुरा में आजमा चुकी है, वहाँ पर उन्होंने सरकार बनाई थी। तो कहीं पर ये फॉर्मूला पुराना है और निश्चित रूप से यहाँ पर जब चुनाव जीतना होता है तो साम दाम दंड सबका इस्तेमाल जरूरी है। और बीजेपी पर तमाम बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, और बीजेपी अगर यहाँ पर हारी सीटों पर अपने तमाम बड़े नामों को सामने ला रही है तो यहाँ पर कोई गुरेज नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए। चुनाव जीतने के लिए अगर सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को या बड़े नामों को यहाँ पर सामने लाया गया है तो कहीं ना कहीं बुरी बात नहीं है। और आने वाले समय में हमको उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के दौरान ये देखने मिल सकता है और जानकारी भी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम बड़े मंत्री, कद्दावर नेता इस चुनाव में, सांसदीय चुनाव में जो लड़ेंगे और वहाँ पर अलग अलग दावा जो हारी सीटें हैं, जो 14 हारी सीटें दावा पेश करते नजर आएंगे। तो यहाँ पर रणनीति बनानी बहुत जरूरी। चुनाव पास आ गया, इसके बाद अगले साल आपके 24 चुनाव होने हैं और चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई कुरकसर नहीं छोड़ रही है। और चूंकि यहाँ पर तैयारी का दौर बीजेपी में हमें शुरू से रहता है कि एक चुनाव जीतने के बाद वो अगले चुनाव की तैयारी कर देते हैं। 24x7 वो काम करने वाली पार्टी संगठन के स्तर पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है और बड़ा संगठन है। यहाँ पर हमेशा बैठकों का और
रणनीति बनाने का दौर चलता रहता है। आने वाले समय में भी इस तरह की तमाम बैठकों को हमको देखने को मिलेगी। जी नंदिनी। देखिए गौरव, चुनावी रैलियों को लेकर बताया जा रहा है कि मंथन किया जाएगा। तो अगर राज्यों की बात करें विधानसभा चुनाव की, अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर देखी जा रही है, तो कितना चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए? देख, चुनौतीपूर्ण यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए है। मध्य जी प्रदेश में यहाँ पर हमने देखा था कि कमलनाथ सरकार बनी थी, उसके बाद कमलनाथ सरकार यहाँ पर 15 महीने चलने के बाद उनका बहुमत यहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाया था। उसके बाद वहाँ पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। हालांकि विपक्ष ने वहाँ पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया था, खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था, पर चूंकि वो आरोप तो यहाँ पर एक अलग बात है, पर चूंकि यहाँ पर सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की बन गई थी 15 महीने कमलनाथ की सरकार थी। इसके अगर बात करें नंदिनी, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार है, कांग्रेस सरकार है। राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार है। अगर राजस्थान की हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पर परिवर्तन होता रहता है। वहाँ पर कोई भी सरकार लगातार रिपीट नहीं होती, लगातार सरकार नहीं बनाती है। और वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में हमेशा ही घमासान चला करता है। 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल बीजेपी के बाद फिर वहाँ पर कांग्रेस काबिज हो जाती है। तो ये प्रक्रिया लगातार वहाँ चल रही है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होने वाली है छत्तीसगढ़ में क्या होता है, और राजस्थान में इस बार जनता क्या किसी पार्टी को दोबारा सरकार बनाती है, या जो परिवर्तन राजस्थान में पिछले कई सालों से कई दशकों चला आ रहा है वही चलता रहेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि चुनावी राज्यों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहम बैठक बुलाई है और तमाम तरह की मंथन किए जाएंगे, रणनीति बनाई जाएगी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर। लखनऊ में पीजीआई के सेक्टर 12 इलाके में देर रात कालिंदी पार्क के पास निर्माणाधीन अपार्टमेंट का एक हिस्सा अचानक ढह गया और हादसे की चपेट में मजदूरों की 5 झोपड़ियां आने से कई लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद पुलिस और दमकल कर्मी के साथ एसडीआरएफ की टीमों ने देर रात तक सभी को मलबे से निकाला और ट्रामा 2 में भर्ती कराया, जहां 2 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुए हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया और मृतकों के परिजनों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो बता दें कि लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है, जिसमें 2 लोगों की दबकर मौत हो गई है और तमाम तरह के जो बताया जा रहा है कि इस झोपड़ी चपेट में आई है और झोपड़ी में रहने वाले 2 लोगों की मौत भी हो गई है और कई लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है और दुख भी व्यक्त किया है। तो लखनऊ के पीजीआई सेक्टर 12 इलाके में बताया जा रहा है कि देर रात कालिंदी पार्क के पास निर्माणाधीन अपार्टमेंट का एक हिस्सा अचानक ढह गया और हादसे की चपेट में मजदूरों की 5 झोपड़ियां आ गई, जिसमें कई लोग इस मलबे में दब गए हैं। जिसके बाद पुलिस और दमकल कर्मी के साथ एसडीआरएफ की टीमों ने देर रात तक सभी को मलबे से निकाला है और ट्रामा 2 में भर्ती भी कराया, जहां बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुए हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और मृतक परिजनों के लिए संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। तो बड़ा हादसा हो गया है लखनऊ में। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया है, जिसमें मजदूरों की 5 झोपड़ियां उस हिस्से में आ गई हैं। बताया जा रहा है कि इस मलबे में कई लोग दबे हुए हैं और 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख भी व्यक्त किया है, संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं और संज्ञान भी लिया है। तो लखनऊ में ये बड़ा हादसा हो गया है। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, अचानक ढह गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गई हैं। कई मजदूर घायल हो गए हैं और जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ से इस हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और निर्देश भी दिए हैं। तो लखनऊ के पीजीआई सेक्टर 12 इलाके में बताया जा रहा है कि देर रात कालिंदी पार्क के पास निर्माणाधीन अपार्टमेंट का एक हिस्सा अचानक ढह जाता है और हादसे की चपेट में मजदूरों की 5 झोपड़ियां आ गई हैं। कई लोग मलबे में दब गए हैं, जिसके बाद पुलिस और दमकल कर्मी के साथ एसडीआरएफ की टीमों ने देर रात तक सभी को मलबे से निकाला है और ट्रामा में भर्ती भी करा दिया है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुए हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया और मृतक परिजनों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो बड़ी खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो बड़ा हादसा हुआ है ये लखनऊ में।
तो इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। निर्माणाधीन अपार्टमेंट का एक हिस्सा अचानक ढह जाता है। बताया जा रहा है कि जिसमें मजदूर की 5 झोपड़ियां उसकी चपेट में आ जाती हैं और उसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। जितने भी घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 5 झोपड़ियां इस मलबे में दब गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस और दमकल कर्मी एक साथ एसडीआरएफ की टीमों ने देर रात सभी को मलबे से निकाला है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुए हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान भी लिया है और मृतक के परिजनों के लिए संवेदनाएं भी व्यक्त की है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक ढह जाता है, जिसमें मजदूर उसकी चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी मजदूरों जितने भी घायल थे सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक ढह जाता है, उसके चपेट में कई लोग आ जाते हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो पीजीआई के वृंदावन में जो हादसा हुआ है, उस हादसे में अगर बात की जाए, जिस तरीके से जो बिल्डिंगें बनाई जा रही थी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की जो बात की जाए, सुरक्षा के मानक जो पूरे नहीं थे, और अगर बात की जाए जहां पर ये हादसा हुआ और नीचे की जो खुदाई हो रही थी उसके ऊपर बाकायदा झोपड़ियां बनी हुई थी जिसमें मजदूर रह रहे थे। उस मजदूरी के दौरान यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा जब काटा जा रहा था, जो बात की जाए मल्टी लेवल पार्किंग के लिए, तो वहां पर जो ऊपर का हिस्सा था वो एकाएक नीचे ढा गया। जो बात की जाए जो निर्माणाधीन बिल्डिंग था उसका कुछ हिस्सा जो नीचे ढाया, उसके नीचे जो मजदूर थे वो लोग दबे हैं। और दबने के दौरान जब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे का था, जिसमें अगर बात की जाए रात के 11 बजे से लगभग सुबह 7 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक मजदूरों को यहाँ से निकाला गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक मासूम बच्ची भी शामिल है। इसके साथ अगर बात की जाए, कल इस मामले में पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अगर बात की जाए जो हादसा हुआ उस हादसे में जो लापरवाहियां बरती गई, उस लापरवाही में जिम्मेदारी किसकी तय हुई है, इस पर अभी किसी तरह की कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी के इस मामले में मानी जाए तो अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि जो यहाँ पे मानक देखे गए थे वो मानक के विपरीत पूरा काम हो जी रहा कलीम, है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लिया है और क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिया है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से इस मामले के संज्ञान लेने की बात की जाए, जो संज्ञान लिया गया, संज्ञान लेने को लेकर के साफ तौर से कहा गया है कि इस मामले में जांच पड़ताल की जाए। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए इस मामले में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, मुकदमा जो मृतक है उसके पिता की ओर से इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर में जो ठेकेदार है और ठेकेदार के साथ साथ जो बिल्डिंग मालिक है, उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए, अभी तक उनको हिरासत में नहीं लिया गया है, क्योंकि फिलहाल जो लोग यहाँ पे घायल थे, घायल होने के बाद इन सभी को लगभग आधा दर्जन लोग जो है ट्रामा सेंटर में भर्ती है, जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि इसमें अभी तक जो कार्रवाई है वो कार्रवाई किसके ऊपर तय की जाएगी, या फिर जो आवास विकास की बात की जाए, आवास विकास के जो अधिकारी हैं या फिर जो ग्राउंड जीरो पर काम करने का जो दावा करते हैं, लगातार लापरवाही से बिल्डिंग बन रही थी, उसके नीचे मल्टी लेवल पार्किंग का जो काम हो रहा था उसमें लापरवाहियां बरती जा रही थी, कागजों में कुछ और दिखाया जा रहा था, ग्राउंड जीरो पर कुछ और दिख रहा था। तो उसको लेकर के जो जांच होगी, विवेचना होगी पुलिस की, उस विवेचना में किसको आरोपी बनाया जाएगा और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी कलीम, देखिए, बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे में दब गए थे, तो कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया अभी तक? देखिए फिलहाल जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन का कई घंटे का चला था, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 14 लोगों को इस मलबे से बाहर निकाला गया था, और मलबे से निकालने के दौरान कई लोगों को तो प्राथमिक उपचार के बाद तो फिलहाल फ्री कर दिया गया। लेकिन अगर बात की जाए आधा दर्जन जो लोग हैं उनको अभी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, और वो लोग यहाँ पर लगातार जो है इलाज भी चल रहा है। इलाज के साथ साथ अगर बात की जाए जो इस मामले को लेकर के पुलिस भी अब इस मामले को संज्ञान ले चुकी है। की बात की जाए तो डीएम भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी इस मामले को लेकर के संज्ञान लिया। सीएम ने जो की बात की जाए उन्होंने भी इस मामले का संज्ञान लिया। लेकिन अभी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई किसी के ऊपर अभी तय नहीं की गई है कि आखिर कार्रवाई किसके ऊपर होगी। फिलहाल पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ जो जिम्मेदार विभाग है वो जिम्मेदार विभाग अपनी एक कन्नी काटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात की जाए या फिर लापरवाही की बात की जाए, उन्होंने अभी किसी का जिम्मा तय नहीं किया है। कलीम, देखिए, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं उन परिवारजनों का क्या कुछ कहना है? उन्होंने क्या कुछ मांगे रखी हैं? देखिए परिवार की तरफ से तो साफ तौर से कह दिया गया है कि परिवार की ओर से जो शिकायती पत्र दिया गया है, जो पिता है, मृतक का जो पिता है, उसकी तरफ से जो
ठेकेदार और जो यहाँ का जो है उसके एक खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस अधिकारी का इस मामले में साफ तौर से कहना है कि इस मामले में अब विवेचना की जाएगी और विवेचना के बाद जो भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी कार्रवाई क्या होगी ये निर्धारित नहीं किया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साला सद्दाम को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सद्दाम ने कई राज उगले हैं। उसने पुलिस को बताया कि वह बरेली जिला जेल में बंद रहे बहनोई अशरफ को सहूलियतें पहुंचाता था, गुर्गों को जेल में ले जाकर अशरफ से मिलवाता था। इसी के साथ माना जा रहा है कि यूपी एसटीएफ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के बेहद नजदीक पहुंच गई है। एसटीएफ सद्दाम से पूछताछ के बाद उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटरों की जानकारी हासिल करेगी। इसके अलावा अशरफ के साले सद्दाम की गिरफ्तारी पर उसके दुबई कनेक्शन पर भी पूछताछ होगी। बता दें कि एसटीएफ की बरेली यूनिट सद्दाम को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि जिसमें कई राज खुल सकेंगे। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार जिस तरीके से मुख्य आरोपी फरार चल रहे थे, यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि अशरफ के साले को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम सद्दाम है। सद्दाम पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया था, तो दिल्ली से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, बताया जा रहा है कि सद्दाम की जब से गिरफ्तारी हुई, कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कई राज खुलने वाले हैं। अब 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को जिस तरीके से प्रयागराज में अंजाम दिया गया था, उस अंजाम के बाद लगातार एसटीएफ की टीम जिस तरह से कार्रवाई कर रही थी, कई लोगों को एनकाउंटर में मारा भी गया था। उसके बाद अगर बात की जाए 15 जून को माफिया ब्रदर्स का भी अंत हो गया था। लेकिन अगर बात की जाए उनका जो नेटवर्क था, वो नेटवर्क पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। और इस मामले में जो बात की जाए, जो माफिया अतीक की पत्नी थी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी की बात की जाए जैनब फातिमा की, तो इन दोनों के द्वारा लगातार ये पूरा नेटवर्क संभाला जा रहा था। लेकिन ये दोनों लोग फरार हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए अशरफ के साले सद्दाम की, तो वो भी इस घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बरेली जेल में पूरी साजिश रची गई थी और साजिश की जो मुलाकात कराता था बरेली जेल में अशरफ से, वो सद्दाम था। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर सारे चीजें मुहैया कराना, कैसे मुलाकात करानी थी, किससे साठगांठ करनी थी, कहाँ पर ठहराना था, शूटरों को कैसे इकट्ठा करना था, इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से सद्दाम ने पूरी साजिश रची थी, उसके बाद से ये लगातार फरार चल रहा था। क्योंकि पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो सद्दाम है वो विदेश भाग गया है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से विदेश से वापस लौटने की जो तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि जो जिस तरीके से उसने अपने सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर दुबई की डाली थी, उसको लेकर के जिस तरीके से बरेली यूनिट उसकी तलाश कर रही थी, वो बरेली यूनिट को जब से ये लोकेशन मिली थी, उसके बाद से जब बताया गया था कि दिल्ली के इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वहां पर जब ये पहुंचा था, उसके बाद से लगातार बरेली की एसटीएफ यूनिट पूरी तरीके से उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो अपने ठिकाने लगातार बदल रहा था। लेकिन अगर बात की जाए बीते दिन की, तो जिस तरीके से सद्दाम अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए दिल्ली के एक अपार्टमेंट में पहुंचा हुआ था, वहां पर वो ठहरा हुआ था। लेकिन उसी दौरान जब एसटीएफ की यूनिट को पूरी लोकेशन मिली, उसके बाद वहां पर एकाएक छापेमारी की गई और सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है। तो इस मामले में लेकर के अगर बातचीत की जाए एडीजी एसटीएफ की, तो उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरीके से सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं अब एसटीएफ की टीम जो शाइस्ता परवीन है और जैनब फातिमा है, उनके भी कहीं ना कहीं करीब पहुंच रही है। लेकिन देखिए कलीम, बताया जा रहा है कि सद्दाम का कनेक्शन दुबई से है, तो क्या जिस तरीके से यूपी एसटीएफ को मुख्य आरोपियों की तलाश अभी भी, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हुआ, चाहे वो शाइस्ता परवीन हुआ, तो क्या शाइस्ता परवीन वाकई में दुबई भाग गई है क्या? देखिए, दुबई की अगर बातचीत की जाए, क्योंकि इस मामले को लेकर के जिस तरीके से शाइस्ता परवीन की बात की जाए, जैनब फातिमा की बात की जाए, साबिर की बात की जाए, गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए, क्योंकि इन सभी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। तो जाहिर सी बात है, लुकआउट नोटिस जिस तरीके से जारी किया गया था, उसके बाद इन लोगों का जब बात की जाए देश से बाहर जाने की, तो पूरी तरीके से रोक है। क्योंकि अगर एयरपोर्ट पर भी अगर ये लोग पहुंचते हैं, लुकआउट नोटिस है, तो एयरपोर्ट की तरफ से भी साफ तौर से जो पुलिस अधिकारी उनको इस मामले की जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उस तस्वीरों को लेकर के अलग अलग जगह के गुड्डू मुस्लिम की जो तस्वीरें देखी गई, शाइस्ता परवीन की बात की जाए, दिल्ली में कभी देखा गया, कभी हरियाणा में देखा गया, लेकिन एसटीएफ के जो हाथ है वो अभी तक नहीं लगे थे। लेकिन अब जिस तरीके से सद्दाम की जो गिरफ्तारी हुई है, सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद ये जरूर एक दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन और जो जैनब फातिमा है उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। लेकिन जो अभी तक एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये एक बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार एसटीएफ की टीम अपना काम कर रही है। और जो गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम है,
और उसके साथ साथ जो साबिर शूटर है उसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। शाइस्ता परवीन की बात की जाए उसके ऊपर जो है 50,000 से अधिक का जो इनाम जारी किया गया है। जैनब फातिमा की जो बात की जाए उसके ऊपर भी इनाम की जो अभी घोषणा की जा रही थी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर इनाम जारी नहीं हुआ है। लेकिन इन सभी कनेक्शनों को लेकर के अगर बातचीत की जाए तो जाहिर से तौर पर कह सकते हैं कि एसटीएफ की टीम लगातार यूपी समेत बाहर के प्रदेशों में भी लगातार वो अपना डेरा डाले हुए हैं और जल्द ही शाइस्ता परवीन को भी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि अब सद्दाम जिस तरीके से गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तारी में जो पूछताछ के दावे किए जा रहे हैं, दुबई कनेक्शन के जो दावे किए जा रहे हैं, उन सभी मामलों में तफ्तीश होगी और तफ्तीश के बाद कहीं ना कहीं खुलासा होगा। लेकिन जो पीसीआर लेने की बात की जा रही है, पुलिस कस्टडी रिमांड, वो भी लेने के कलीम, बाद क्या लगता है अभी और यूपी एसटीएफ किन किन लोगों पर शिकंजा कस सकती है अगर रिश्तेदारों की बात करें तो? देखिए, जाहिर सी बात, अगर रिश्तेदारों की बात की जाए तो अतीक की बहन की बात करें तो उनका जो बहनोई है वो खुद जेल में बंद है, क्योंकि उसके ऊपर जिस तरीके से नाम था, उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो उसका अधिवक्ता था जो लगातार इस मामले की पैरवी कर रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी लखनऊ के विभूति खंड से। तो कहीं ना कहीं जरूर कहा जा रहा है कि जो इसके करीबी थे उन करीबी भी लगातार उसके एसटीएफ के रडार पर हैं, क्योंकि एसटीएफ के रडार पर इसलिए है क्योंकि लगातार जो उसकी बेनामी संपत्ति थी उसको जो उसके करीबी है या जो रिश्तेदार है वो लोग बेनामी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे थे और उसी बेनामी संपत्ति से मिली रकम के आधार पर जो इसका पूरा नेटवर्क था उसको संचालित करने का काम किया जा रहा था। फिलहाल अभी तक जो बताया जा रहा है कि सद्दाम इस नेटवर्क को पूरी तरीके से संभाल रहा था। जो उसके शूटर थे वो उन लोगों को अपने संपर्क में लिए हुए था, लेकिन अब जिस तरीके से सद्दाम गिरफ्तार हुआ है तो जाहिर सी बात ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद जो शूटर हैं वो भी जल्द गिरफ्तार होंगे और जो पूरा नेटवर्क है उस नेटवर्क को तोड़ने का काम किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अभी हाल ही में हुए इनकम टैक्स की रेड में खुलासा हुआ है कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए आजम खां के अधीन काम करने वाले आईएएस अफसरों और इंजीनियरों ने नियम को ताक पर रखते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में 6 सरकारी विभागों के बजट को खर्च कर दिया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 6 सरकारी विभागों ने यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए करीब 106 करोड़ रुपए जारी किए थे। इसमें सीएनसीडीएस ने 35 करोड़ 90 लाख रुपए, पीडब्ल्यूडी ने 17 करोड़ 16 लाख रुपए, जल निगम ने 53 करोड़ 56 लाख रुपए जारी किए थे। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और संस्कृति विभाग ने भी निर्माण के लिए रकम दी थी। मामला सामने आने के बाद सरकारी धन खर्च होने की जांच ईडी भी कर सकती है। तो आज के लिए शहर खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच